आज बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। देखते हैं प्रोबेबिलिटी आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना। 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है आपने, 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले जो सबसे सिंपल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है, वो मैं लिख के देता हूँ। किसी भी घटना की घटने की जो प्रायिकता होती है, इसका सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, कि हमारे पास जब कोई भी हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमने एक डाई है, डाई को फेंका, तो अगर हम देखें टोटल आउटकम कितने होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। एक लूडो के दाने को जब हम फेंकते हैं, हमारे पास टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6 आउटकम होते हैं। क्वेश्चन है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास जो नंबर आने वाला है वो क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर की मुझे प्रायिकता बतानी है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला हम यूज करते थे प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवन नंबर। इवन नंबर कितने होंगे इसमें से? 1 2 3, ये तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए, ठीक है। अगर 2 आता है तो भी हमारे फेवर में कंडीशन जाएगी, 4 आता है तो भी हमारे फेवर में कंडीशन जाएगी, 6 आएगा तो भी हमारे फेवर में कंडीशन जाएगी। तो ये 3 क्या हो गए आपके फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 3 1 हो जाएगा, 3 का 3 3 2 6 1 बटा 2। तो ये क्या हो गया आपका? इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये सबसे बेसिक फॉर्मूला था जो पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और ये कहलाती है आपकी क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी, ठीक। अब इस थ्योरी में कमी है, इस थ्योरी में कमी ये है कि जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो इसमें हम एक चीज मान के चलते हैं कि जो सारे के सारे हमारे आउटकम हैं वो इक्वली लाइकली हैं। सारे के सारे आउटकम क्या हैं? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? सबकी सेम है। जैसे अगर मैं लूडो के दाने में देखूं तो हर एक नंबर के आने की 1 की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी आने की 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो जहां पर हमारे पास सारे ही आउटकम इक्वली लाइकली है, सबके होने की संभावना सेम है, तभी तक आप ये क्लासिकल थ्योरी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर हमारे पास आउटकम कुछ इस प्रकार है, ठीक है, कि अलग अलग आउटकम की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है अलग अलग है, तब जाके ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फेल हो जाएगा, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। 11th क्लास में इससे और एक स्टेप आगे बढ़े थे हम, और हमने कुछ एक एक्सियोमिक अप्रोच पढ़ा था, ठीक है। वहां पर हमने पढ़ा था एक्सियोमिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमारे पास कुछ एक्सियम्स थे, कुछ नियम थे, उन नियम की मदद से हम क्या निकालते थे? प्रोबेबिलिटी निकालते थे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला क्लासिकल थ्योरी का यूज किया था। इसके बाद देखो 11th क्लास में जो हमने अप्रोच देखा था, जो कुछ एक्सियम्स पढ़े थे, ठीक है। एक्सियम क्या होती है? कुछ थ्योरम्स होती है जिनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट के रूप में लिखी होती है, हमेशा सत्य होती है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस कैपिटल एस से दिखाते हैं, और सैंपल स्पेस में क्या होते हैं? सैंपल स्पेस में हमारे सारे के सारे आउटकम आते हैं। जब भी कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, उसके जितने भी पहलू होंगे, जितने भी आउटकम होंगे, उसके सेट को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये दूसरा पढ़ा था हमने इवेंट। इवेंट क्या होती है? इवेंट आपके सैंपल स्पेस का कोई सबसेट होता है, सैंपल स्पेस का कोई सबसेट होता है। साथ में मैं एग्जांपल लेके चलूं, मैंने 2 सिक्कों को एक साथ उछाला, उसके जितने भी आउटकम होंगे वो किस में आने वाले हैं? हमारे सैंपल स्पेस के सेट में आने वाले हैं। जैसे क्या क्या पॉसिबल आउटकम है? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। अब इसमें कोई भी एक इवेंट मान सकते हो, ठीक है। जैसे इवेंट हमने क्या मान लिया कि बोथ कॉइंस, इसको ऐसे मान लो बोथ कॉइंस हैव हेड, दोनों ही सिक्कों पर क्या आया है? हेड आया है, इसको हमने घटना मान लिया, ठीक है। तो अगर दोनों ही सिक्कों पर हेड आया है, तो इस जो सेट आने वाला है, ये जो सेट बनने वाला है, इसमें आपके कितने एलिमेंट आने वाले? एक ही एलिमेंट आने वाला है। एक ही कंडीशन ऐसी है जो दोनों सिक्कों पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। तो एच एच, ये आपकी कोई इवेंट आपने बोल दिया। क्लियर है? तो
सैंपल स्पेस में तो सारे पॉसिबल आउटकम हो गए। इवेंट खुद डिफाइन करते हैं, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होगी, कुछ भी एक इवेंट हम बोल सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों सिक्कों पर अगर मतलब एक पर हेड आएगा या एग्जैक्टली वन हेड ऑन एनी कॉइन, ऐसे बोलता हूँ, एग्जैक्टली वन हेड ऑन एनी कॉइन। जैसे पहले पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया तो पहले पे टेल आ गया। ये कोई दूसरी इवेंट हो सकती है, इसको मैंने एक्स से नोट कर दिया। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट तो एचपी आ जाएगा और दूसरा एलिमेंट टेल हेड ये आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। अब ये तो हमारे एक्सियोम्स हैं, जो नियम है। पहला नियम हमारा क्या है कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में आप कोई भी इवेंट डिफाइन करते हो। जैसे हमने यहाँ 2 इवेंट डिफाइन की, ठीक है। ये क्या था हमारा कि दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है। दूसरी इवेंट थी एक पर हेड आ रहा है, अगर पहले पे हेड है तो दूसरे पे टेल, पहले पे टेल है तो दूसरे पे हेड है। कि आप जो भी कोई इवेंट डिफाइन करते हो, उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 से कम या इक्वल हो सकती है और 0 से ज्यादा या इक्वल हो सकती है। हमारा पहला एक्सियोम है। अब हमारे पास जो आउटकम है, अलग अलग आउटकम को मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास ये पहला आउटकम बोल दिया ओमेगा 1, दूसरा आउटकम क्या बोल दिया ओमेगा 2, तीसरा आउटकम क्या बोल दिया ओमेगा 3। इस तरीके से किसी एक्सपेरिमेंट में कितने भी आउटकम पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर आपके पास 4 आउटकम थे, किसी और एक्सपेरिमेंट में ये 10 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ आउटकम है। तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या बोल दिया मैंने ओमेगा n, ठीक है। अगर आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, कि पूरे सैंपल स्पेस के होने की जो प्रायिकता होती है, या इवेंट में लिखो किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसके आउटकम की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होती है। हमारा दूसरा एक्सियोम है। किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उसके आउटकम, जो हमारे फेवरेबल आउटकम है, उन सब की प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होती है। जैसे ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए। हमने मान लिया ई इवेंट में हमारे फेवर में कुछ आउटकम है W1, W2, W3, मान लो बस 3 आउटकम हमारे फेवर में। तो ई के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 पहला आउटकम की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W3, बस 3 एलिमेंट है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मुझे f के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो f के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल के आने की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड के आने की, ठीक है। अगर हमारे पास किसी इवेंट में 4 आउटकम है, हमारे पास जो हमारे फेवर में 4 आउटकम, तो 4 आउटकम की अलग अलग प्रोबेबिलिटी पर आप ऐड करते हो तो आपको उस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखूं मैं हेड टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड टेल के, ये तो हो गया आपका एक आउटकम हेड टेल। इसके इक्वल लाइकली कितने आउटकम है आपके पास, 4 है, 1 2 3 4, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4 प्लस टेल हेड की भी 1/4 क्या आ गया ये 2/4, 2 1 2 2 4 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। और तीसरा एक्सियम था हमारा कि हमारे जितने भी पॉसिबल आउटकम है सबकी प्रोबेबिलिटी को अगर मैं ऐड करता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n इक्वल आता है 1 के। सारे आउटकम की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। ठीक है। तो ये 3 नियम हमने पढ़े थे 11th क्लास में, इसके बेसिस पर हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए थे। क्या नियम ये कि हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस से रिलेटेड कोई भी घटना, कोई भी इवेंट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1 के बराबर या 1 से कम होगी, 0 के बराबर या 0 से ज्यादा होगी। ठीक है। दूसरा, किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होती है उसके फेवर में जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी के सम की। क्लियर? और तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम होते हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं सम करता हूं तो मुझको क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या रहेंगे ये तीनों नियम आपको? ठीक है। अब हम अपनी स्टडी को इससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे हम जो पहला टॉपिक आने वाला है 12th क्लास में वो है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
क्या आने वाला है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक घटना पहले ही घटित हो चुकी है, एक घटना पहले ही घटित हो चुकी है, उसके घटित होने के बाद हमको दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता बतानी है। मतलब जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई 2 सिक्के उछाले यहाँ पर, इसके 4 हमारे पास आउटकम है। एक घटना पहले ही घटित हो चुकी है कि एक सिक्के पे टेल आ गया, एक सिक्के पे टेल आ गया। अब तो हमको ये पता है एक सिक्के पे तो पहले टेल आ चुका है। अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या बतानी है? हेड आने की प्रायिकता बतानी है, हेड आने की प्रायिकता। आ रही बात समझ में? भाई एक सिक्के पे पहले ही टेल आ चुका है, हेड आने की प्रायिकता बतानी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ही तो सिक्का बचा। अगर पहले पे टेल है तो दूसरे पे हेड है ना, पहले पे और दूसरे पे टेल है तो पहले पे हेड। आई बात समझ में? तो इस तरीके की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि एक घटना पहले ही घटित हो चुकी है, उसके बाद दूसरी घटना के घटित होने की संभावना कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कहलाती है आपकी कंडीशन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? देखिए चलो पहले इसका एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, बाद में इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो बुक में आपके एग्जांपल दिया हुआ है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया है। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर कॉइंस, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला। ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। सबसे पहले मैं इसका सैंपल स्पेस लिखता हूं, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने का सैंपल स्पेस, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम जितने भी हैं। क्या हो सकता है? तीनों पे हेड आ सकता है, हेड हेड हेड, 2 पे हेड, 1 पर टेल, ठीक है। पहले पे हेड, टेल बीच वाले पे आ गया, लास्ट में फिर से हेड। तो पहले से लिखते आ रहे हैं ना 3 सिक्कों का आउटकम। इसी तरह से तीनों पे टेल 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 हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल। आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस यहाँ पर कितने बनेंगे? 8। मेरे पास टोटल आउटकम 8 है। क्लियर है? तक अब 2 हम घटना डिफाइन करेंगे, 2 इवेंट 1 और ये आ जाएगा आपका इवेंट 2 को एफ से लिख लेंगे, एक को ई से लिख लेंगे, एक को एफ से लिख लेंगे। देखो पहली इवेंट क्या है? पहली इवेंट देखो मेरे ऊपर, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, ई विद द इवेंट एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। तो पहली घटना है एटलीस्ट, ये बात क्या पहली इवेंट क्या है? एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, 2 हेड अपीयर, एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, कम से कम 2 हेड का आना। अगर मैं ई इवेंट को लिखूं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिखूं, कम से कम 2 हेड में देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 3 हेड वाले 2 तो है इसमें, एच एच, दूसरा 2 हेड का एच एच टी एच टी एच टी एच एच, ये हो गई इवेंट आपकी एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। उसके बाद दूसरी इवेंट क्या है? एफ बी द इवेंट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, जो पहला सिक्का है फर्स्ट कॉइन, उस पर क्या आ रहा है? टेल आ रहा है, पहले सिक्के पर टेल आ रहा है। इसके अगर मैं फेवरेबल आउटकम लिखूं, पहले सिक्के पर टेल आने वाला है, तो ध्यान से देखो पहले सिक्के पर टेल कहां पर है? ये रहा पहले सिक्के पर टेल, टेल हेड हेड, ठीक है। पहले सिक्के पर टेल 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 टेल, पहले सिक्के पर टेल 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 हेड, और ये हो गया टेल हेड टेल। ये हमारी दूसरी घटना होगी कि पहले सिक्के पर क्या आ रहा है? टेल आ रहा है। इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1 2 3 4 होगा। क्लियर? आगे देखो, अभी इनकी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो सबसे पहले किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी देखो कितनी होगी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 निकालूं, सारे के सारे इक्वली लाइक्ली हैं, सबके होने की संभावना बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8, दूसरा आउटकम की भी 1/8, तीसरा आउटकम की भी, सबकी कितनी प्रोबेबिलिटी होने वाली है? 1/8 होने वाली। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के घटित होने की संभावना, तो या तो 1/8 प्लस 1/8 सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो, और क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है तो क्लासिकल अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। कितनी है हमारे पक्ष में कितनी कंडीशन है? 4, टोटल कितनी है? 8, कितनी आ जाएगी? 1/2। क्लियर है? ठीक। उसके बाद एफ के घटित होने की संभावना, एफ के घटित होने की कितनी है? 1 2 3 4, इसकी भी कितनी है? 1/2। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या हो गया कि एफ ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी जो एफ है ये पहले ही हो चुका है, मतलब ये कंडीशन तो पहले ही हो चुकी है कि पहले सिक्के का हमें पता है, पहले सिक्के पे तो टेल आना ही आना है।
कंडीशन फिक्स हो गई, पहले सिक्के पर टेल आना ही आना है। अब हमको बतानी है ई के घटित होने की संभावना क्या होगी। मतलब एक कंडीशन तो हमको पता चल गई, पहले सिक्का तो टेल आने आना है। तो अब आप देखो आपका तो सैंपल स्पेस ही चेंज हो गया, आपका सैंपल स्पेस चेंज हो गया। अब आपके सैंपल स्पेस में सिर्फ वही एलिमेंट आने वाले हैं जिनमें पहले सिक्के पर क्या है, टेल है। क्योंकि पहले सिक्के पर टेल ही तो हो चुका, उसकी हमें संभावना तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो कंडीशन अब बन ही नहीं सकती कि पहले सिक्के पर टेल नहीं आया, क्योंकि एफ घटना तो घटित हो चुकी, मतलब पहला सिक्का क्या है, टेल है। बाकी सिक्कों पर अब हमको क्या निकालना है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑलरेडी अकर्ड ई के होने की संभावना। इसका मतलब है पहले सिक्के पर तो टेल आ चुका है, अब पहले सिक्के पर टेल आने के बाद बाकी दो सिक्कों पर कौन सी कंडीशन निकालनी है, एटलीस्ट टू हेड अपीयर, मतलब बाकी दो सिक्कों पर हेड आने की संभावना बतानी। आ रही ना बात समझ में। अब देखो पीई कितनी हो जाएगी, अब आप देखो आपके टोटल आउटकम कितने हो गए। अब जो सैंपल स्पेस था वो चेंज हो चुका है, अब आपका सैंपल स्पेस क्या बन गया, जो घटना घटित हो गई एफ का, अब आपका ये सैंपल स्पेस बन गया। इनमें जो है पहले सिक्कों पर टेल, ये क्या बन गया आपका, सैंपल स्पेस बन गया। आई बात समझ में। तो आपके सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4। दूसरा अब मैं देखता हूं ई के होने की संभावना मुझे बतानी है, एटलीस्ट टू हेड अपीयर। तो देखो दो हेड कहां पर आएंगे, इसमें तो देखेंगे अब भाई पहले सिक्के पर टेल भी होना चाहिए और कम से कम दो हेड भी होने चाहिए। तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, आई बात, ये कितनी हो गई 1/4। तो हमने देखा कि एक घटना अगर पहले ही घटित हो चुकी है, उसके बाद किसी दूसरे घटना के घटित होने की जब हम संभावना निकालते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जब हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमें एक बात समझ में आई कि जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को निकाला सच दैट कंडीशन क्या है, एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, एफ तो पहले ही घटित हो चुकी है। तो इसको देखो लिखा कैसे जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में क्या लिखोगे, एफ। इसका मतलब होता है ई के होने की संभावना बताओ जब एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। आई बात समझ में, एफ घटना पहले घटित हो चुकी है, अब बताओ ई के होने की क्या संभावना होगी, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जब हमने इसको सॉल्व किया हमको एक बात और समझ में आई, भाई अब जो सैंपल स्पेस है इस घटना का, जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस के जो नंबर ऑफ एलिमेंट लिखते थे, अब हमने देखा कि हमारा सैंपल स्पेस तो एफ इवेंट की बन गई, मतलब जो डिनोमिनेटर में आने वाला है नंबर ऑफ एलिमेंट किसके आने वाले हैं, एफ के आने वाले हैं, एफ इवेंट के फेवरेबल यहां पे आने वाले हैं। आई बात समझ में, क्लियर है ना, बताओ आगे देखो ऊपर क्या है, ऊपर हमको ये क्या कंडीशन निकालनी थी, एटलीस्ट टू हेड अपीयर, ई के घटित होने की संभावना। तो ई में तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज कैलकुलेट की, एफ घटना पहले घटित हो चुकी है, तो जो यहाँ पर मेरे पास नंबर आया वो एक नंबर है, एक एलिमेंट ऐसा आया है जो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, न्यूमरेटर में आने वाला है, जो हमारे फेवरेबल आउटकम होंगे। और आप देखो ये एक एलिमेंट कौन सा है जो दोनों में कॉमन होगा, THH, यहाँ पर THH, मतलब ऊपर मुझे उन एलिमेंट को ही रखना है जो ई सेट में भी होंगे और साथ ही साथ एफ सेट में भी होंगे। क्लियर, यहाँ पर ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ, इस सेट के एलिमेंट आएगा, नीचे क्या आएगा, एफ सेट के एलिमेंट जो घटना पहले घटित हो चुकी है, ये तो हो गए टोटल आउटकम। और ऊपर कौन से एलिमेंट आने वाले हैं जो दोनों सेट में कॉमन होंगे, क्योंकि अब हमारा जब सैंपल स्पेस एफ हो गया तो ई सेट के वह एलिमेंट लेंगे जो एफ में भी होंगे, ई सेट के वह एलिमेंट लेंगे जो एफ में भी होंगे, इसको क्या बोलते हैं, ई इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये हमारे पास फॉर्मूला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ ई सच दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एफ। क्लियर है देखिए। अब और किस तरीके से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, रख कर दो। और किस तरीके से इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ। ठीक, अगर मैं ऊपर नीचे
सैंपल स्पेस था उसके नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करूं ऊपर नीचे सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट से डिवाइड करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा n इंटरसेक्शन f डिवाइड क्या कर दिया नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस डिनोमिनेटर में भी f अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस क्लियर है तक। अच्छा ये क्या बन गया हमारे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन f अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कंडीशन प्रोबेबिलिटी नहीं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन f तो हो गया भाई इंटरसेक्शन f के घटित होने की संभावना क्या हो गई फेवरेबल एलिमेंट अपॉन टोटल एलिमेंट क्लियर। अपॉन में देखो नंबर ऑफ f अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट s ये क्या बन गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन f प्रोबेबिलिटी ऑफ e अपॉन f इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको सीधा सीधा ये फॉर्मूला अगर मिल जाता है मेरे पास दो फॉर्मूले हैं या तो मैं पहले f की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं इंटरसेक्शन f की प्रोबेबिलिटी निकाल लूं दोनों का रेशियो ले लूं या मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन f निकाल लूं नंबर ऑफ f निकाल लूं उनका रेशियो निकाल लूं है ना। कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मतलब दोनों को चाहिए क्लियर है ठीक है। लेकिन हाँ चलो इसको आगे बढ़ाते हैं इसमें एक कंडीशन और है कि ये फॉर्मूला तो सिर्फ तब वैलिड होगा जब आपकी जो इवेंट्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे सारे के सारे इवेंट्स क्या होंगे जो सारे के सारे आउटकम होंगे इक्वली लाइकली सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। अगर सारे के सारे आपके आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ठीक है। तो बेस्ट वे क्या है आप इस फॉर्मूले को यूज करें। अगर आपको क्वेश्चन में पता चल जाता है कि भाई हमारे पास सारे इवेंट इक्वली लाइकली हैं सबकी होने की संभावना बराबर है तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन बाकी जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कंडीशन प्रोबेबिलिटी। इसमें देखो आप अच्छा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और हैं ये प्रॉपर्टीज देख लो जैसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फर्स्ट पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ s अपॉन f इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपॉन f इक्वल किसके होता है 1 के इक्वल होता है। ये पहले इसकी क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी दे रखी है ठीक है। प्रूफ देख लो इसका देखो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ s अपॉन f निकालनी है मेरे पास फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है। अच्छा S इंटरसेक्शन F S और F सेट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे वो तो F के हो जाएंगे भाई S क्या है सबका सुपर सेट है इसमें तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो S इंटरसेक्शन F में जो कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे वो तो F की आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F घटाने के बाद क्या आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S अपॉन F इक्वल होता है F अपॉन F के और इक्वल किसके हमारा है 1 ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी ठीक है। आगे देखो सेकंड प्रॉपर्टी देखो आगे क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन F। यहाँ पर तीन इवेंट है एक इवेंट A है एक B है एक F। तो A या तो A या तो B यूनियन का मतलब क्या है दोनों ही या तो A हो या फिर B हो एलिमेंट जो A के होंगे वो भी फेवरेबल आउटकम होंगे B के एलिमेंट भी क्या होंगे फेवरेबल आउटकम होंगे कि A या B के घटित होने की संभावना सच दैट F पहले ही घटित होती है ये मतलब हो गया इसका। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन F ठीक है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन F और ये हो जाएगा आपका माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन F ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है ये आपकी क्या होगी प्रॉपर्टी नंबर 7 ठीक है। इसमें एलजीएस ले लो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B अपॉन F इसके बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट को सॉल्व कर लो डिनोमिनेटर में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F न्यूमरेटर में क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन ये आ गया ठीक है। कितना बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन F का मतलब क्या हो गया A इंटरसेक्शन F ठीक है A इंटरसेक्शन F प्लस सॉरी
बीच में क्या आएगा, यूनियन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन अपॉन में क्या आएगा आपका ये एफ। ठीक है, अब ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का 11th क्लास में। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला यूज करो। यहां पर हमारे पास ए की जगह पर क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन एफ आ गया, बी की जगह पर क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन एफ। क्लियर है? देखिए तो यूनियन वाला फॉर्मूला जैसे यहां पर था, नीचे इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिनोमिनेटर पे चल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ, इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन एफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, सबका इंटरसेक्शन है डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। ठीक है, अब देखो इसको डिनोमिनेटर में अलग अलग कर लो, इसके अपॉन में अलग से लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और यहां पर इसको अलग से लिख दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है? देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन, ये तो हो गया ए अपॉन एफ का फार्मूला, ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी अपॉन एफ होगी माइनस, एक साथ कर लो इसको ऐसे, तीनों का इंटरसेक्शन को लेना है, ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। फार्मूला से बन गया ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ। क्लियर है? देखिए तो ये हमारी इसकी दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। क्लियर? अच्छा, अगर हमारे पास ए और इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, मतलब इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, दो इवेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों सेट एक दूसरे से क्या है, डिसजॉइंट है, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी क्या होने वाला है 5, इसमें तो कोई एलिमेंट कोई नहीं, यहाँ पे इसकी प्रायिकता होने की 0 आने वाली है। आई बात समझ में? तो अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? आगे इसके बाद इसके बाद देखो लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास हमको दी गई है प्रोबेबिलिटी ई डैश की, नॉट ई डैश को क्या बोल सकते हैं, नॉट ई, प्रोबेबिलिटी नॉट ई अपॉन एफ, और इसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन, ये हमें प्रूव करना है। नॉट ई का मतलब समझते हो ना, मान लो वेट डायग्राम में देखो, ये मेरे पास सैंपल स्पेस है, ये टोटल सैंपल स्पेस है, इतने यहां तक के एलिमेंट ई में आ गए, और जो एलिमेंट ई में नहीं आएंगे उसको क्या बोलते हैं, नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल में से ई को घटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ई को घटा दो, जितने भी फेवरेबल आउटकम है सबको छोड़ के बाकी सभी आउटकम किस में आ जाएंगे, नॉट ई में आ जाएंगे। ठीक है, एक बार और पता चलती है ई यूनियन नॉट ई, ई डैश किसके बराबर आएगा, एस के बराबर आएगा, दोनों के एलिमेंट को जोड़ दो ई के भी और जो ई के नहीं है सारे एलिमेंट को जोड़ के क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। क्लियर है? देखिए तो यहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन एफ 1, ये हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी ये तो है हमारी, एस अपॉन एफ किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। ठीक है, आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को क्या लिख सकते हो, ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू, एस को क्या लिख सकते हो, ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू। क्लियर? समझ गए ना, एस किसके बराबर है, ई यूनियन ई डैश के बराबर। अब इसका मुझे फॉर्मूला लिखना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ, माइनस में क्या आता है, इंटरसेक्शन, क्योंकि तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट सेट है,
तो ई में और ई डैश में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है, तो तीसरी टर्म इसमें आएगी नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ किसके बराबर हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ। ठीक है, इक्वल टू में क्या चल रहा है? 1 चल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन। क्लियर हो गया? ये हमारी क्या होगी? तीसरी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, ऐसे तो सिंपल सीधे हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कई जगह पर आप फॉर्मूले यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी। क्लियर है आपको इसको? आगे देखो, इसके बाद पहला एग्जांपल देखो, सीधा सीधा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 7/30। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है? 9/30। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी दे रखी है? 4/30। हमको प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी निकालनी है। क्या फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 4/30 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/30 4/30। ये आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर है? आगे देखो, सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल क्या है? A family has 2 children. What is the probability that both the children are boys? What is the probability that both the children are boys given that at least one of them is a boy? आई बात समझ में? हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों के दोनों बच्चे क्या हैं? लड़के हैं। तो ई इवेंट क्या होंगे? ई इवेंट बोथ बॉयज। ठीक है, और जो घटना घटित हो चुकी है वो क्या है? ये हमें दे रखा है, कम से कम एक तो लड़का है, एक का तो पक्का है। तो एफ इवेंट क्या होगी? एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक। अगर मैं इसके लिए सैंपल स्पेस बनाऊं तो दो बच्चे हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों बॉयज हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो सकती है। ऐसा हो सकता है पहली गर्ल हो दूसरा बच्चा बॉय हो, या दोनों ही गर्ल्स हो सकती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को देख के आप सीधा सीधा बता सकते हो सारी की सारी इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है। ठीक है, तो बोथ बॉयज की प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे निकालनी है, दोनों लड़के हो रहे हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? बोथ बॉयज में तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों लड़के। इसकी प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी? 1/, टोटल आउटकम 4। क्लियर? एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है? एटलीस्ट वन बॉय, या तो पहला लड़का होगा तो दूसरी गर्ल हो सकती है, दूसरी पहली गर्ल्स होगी तो दूसरा बॉय हो सकता है, या दोनों ही बॉय हो सकता है। ये कंडीशन नहीं है क्योंकि इसमें दोनों ही गर्ल्स है, भाई कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए, है ना? तो प्रोबेबिलिटी एफ की कितनी हो जाएगी? एफ की प्रोबेबिलिटी एफ की कितनी हो जाएगी? कम से कम एक लड़के की। 1 2 3 आउटकम फेवरेबल है, टोटल 4 है, 3/4। अगर मैं ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन होंगे ई इंटरसेक्शन एफ में? तो ई में देखो बोथ बॉयज, और एफ में 3 है लेकिन कॉमन क्या है? बोथ बॉयज। तो इंटरसेक्शन एफ में क्या हो जाएगा? बी, एक ही इवेंट आएगा, सॉरी एक ही आउटकम या एक ही एलिमेंट इसमें आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी हो जाएगी? 1/4। अरे ना समझ में? अब हमको निकालना है पी ई अपॉन एफ। बोथ बॉयज बतानी है, गिवन कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन बॉय। फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/4, 3/4, 1/3। ठीक है, अगर ये इक्वली लाइकली इवेंट है, मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया, सिंपल आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ई अपॉन एफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? ये एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। क्लियर है? ये कंडीशन सिर्फ कब काम आएगी? जब इक्वली लाइकली इवेंट है। मतलब मेजर केसेस में अधिकतर इक्वली लाइकली आती है, लेकिन कुछ स्पेशल क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं जिसमें आपकी सारी इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होती। आगे देखो, इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देखो। 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। हमारे पास 10 कार्ड हैं, उनको बॉक्स में डाला गया है 4 5 6 7 8
देखो कुछ ऐसे सैंपल स्पेस बनेंगे जो बहुत छोटे होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आसानी से लिख सकते, जैसे यहाँ पे 10 थे, है ना। और कुछ घटनाओं में इतने सारे सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट बनते, 100 बन गए, 200 बन गए, 300, तो उनको तो लिखना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें हम सीधे सीधे नंबर लिख देते, भाई इतने टोटल नंबर है, सबकी जरूरत नहीं है, जो फेवरेबल है फेवरेबल को नीचे लिख लेंगे, जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके हिसाब से। तो यहाँ पर तो सिर्फ 10 एलिमेंट थे, इसलिए मैंने इसको लिख दिया, नहीं तो मैं सीधे क्या लिखता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 10। ठीक है, आगे देखो, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, इसको बॉक्स में मिला के एक कार्ड निकालिए। इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, ये हमको पता है, ये जो कार्ड है इसमें जो नंबर है वो क्या है, 3 से ज्यादा है। तो ये घटना क्या है, ये तो घटित हो चुकी है, इसके बारे में पता है। तो एफ इवेंट को अगर मैं लिखूं तो एफ इवेंट का मतलब ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, दूसरा ई घटना क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। तो हमारी जो ई घटना होगी वो क्या है, एक इवन नंबर की। तो 2, 4, 6, 8, 10 कॉमन इधर लिख लो, इंटरसेक्शन है, 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें 3 से बड़े नंबर है। 3 से बड़े कौन से नंबर है, 3 से बड़े सारे नंबर है। तो 3 से बड़े इवन नंबर कितने हैं, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10। मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन, क्योंकि सारे इक्वली लाइकली इवेंट है, तो मैं सीधा सीधा भी लगता, इसमें कितने एलिमेंट, 1, 2, 3, 4 बटे एफ में कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे निकाल सकता हूँ। या फिर फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 1, 2, 3, 4 बाई टोटल कितने, 10 ही तो है टोटल। एफ की प्रोबेबिलिटी 7 बाई 10, 4 बटे 7। क्लियर है देखिए, पक्का। चलो आगे देखो, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। एग्जाम्पल नंबर 4, इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम सीधा सीधा लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस लिखते हैं 1000 है ना। आउट ऑफ विच 430 आर गर्ल्स, इसमें से 430 क्या है, गर्ल्स है। ठीक है, तो गर्ल्स का मैं सेट बनाऊं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन गर्ल्स सेट 430, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12 गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। हमको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है। एफ देखो, एफ सेट क्या बना, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि चुना हुआ जो बच्चा है वो क्या है, 12th क्लास में पढ़ता है। चुना हुआ बच्चा क्या पढ़ता है, 12th क्लास में पढ़ता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक कंडीशन छूट गई हमारी बीच में, क्या कंडीशन छूट गई, कि जो 430 बच्ची हैं, है ना, 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडीइंग इन क्लास 12। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास 10%, 430 की 10%, तो 10%, 10 बाई 100 इंटू 430 कितना बन जाएगा, 43। तो 43 गर्ल्स है 12th क्लास। क्लियर। अब अपने एफ सेट और ई सेट को लिखो, पहले ई को लिख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12, स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। ये घटना क्या हो गई कि स्टूडेंट किसका है, 12th क्लास का है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बताओ। गिवन क्या है, गिवन दैट द चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। गिवन कंडीशन क्या होगी कि चुना गया बच्चा क्या है, गर्ल्स है। चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालूं, एफ घटना से घटित होने की संभावना, टोटल गर्ल्स कितनी है 430, टोटल बच्चे कितने हैं 1000। तो 1000 में से गर्ल्स के चुनने की संभावना क्या हो जाएगी, 430 बटे 1000 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। क्लियर। ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, ई इंटरसेक्शन ई में क्या है, 12वीं क्लास के सभी बच्चे, एफ में क्या है, सभी लड़कियां। तो कॉमन क्या होगा, 12वीं क्लास की लड़कियां, 12वीं क्लास की लड़कियां। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे, गर्ल्स इन 12th क्लास। ये तो हो गया इंटरसेक्शन है, और इसके अंदर प्रोबेबिलिटी
निकालूं इंटरसेक्शन एफ की, इंटरसेक्शन एफ 12वीं क्लास में कितनी लड़की? 43 टोटल बच्चे कितने? 1000, 43/1000। क्लियर है तक? सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F क्या हो गया? 43/1000 अपॉन 430/1000। ये सीधा क्या हो जाता? 12वीं क्लास की लड़की कॉमन अपॉन टोटल लड़की। 1000 से 1000 कट जाना है, कितना हो जाएगा? 1/। क्लियर है? कर लो इस तरीके का क्वेश्चन। आगे देखो चलो। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। ए डाई इज थ्रोन थ्राइस 3 टाइम्स। तो एक डाई को 3 बार उछाला गया, ठीक है। इवेंट ए एंड बी आर डिफाइंड एज बिलो। सबसे पहले मुझको टोटल आउटकम लिखने हैं। एक डाई को 3 बार उछालने के टोटल आउटकम। अच्छा, इन कंडीशन में याद रखो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी बहुत यूज करने वाले हैं। परमुटेशन को क्योंकि हमको काउंटिंग करनी है, तो काउंटिंग करने में यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 डाई है, 3 डाई। पहली डाई पे कहां से कहां तक नंबर आ सकते हैं? 1 से लेकर 6 तक। 1 2 तो टोटल नंबर कितने हैं? 6 है। मल्टीप्लाई फॉरवर्ड बाई इसके साथ पहली डाई पे कोई भी एक नंबर हो, मान लो 1 है, पहली डाई पे अगर 1 आ गया, उसके साथ दूसरी डाई पे कितने नंबर आ सकते हैं? उस पे भी 6 आ सकते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है अगर पहले पे 1 आ गया दूसरी पे 1 नहीं आ सकते, तो अलग अलग है सारी की सारी। फॉलोड बाई दूसरी डाई पे कोई एक नंबर आ गया, उसके साथ तीसरी पे कितने आ सकते हैं? उसको भी 6 आ सकते हैं। तो 3 डाई पे टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 6 × 6 × 6। 36 गुणा 6, 6 × 36, यदि 18 × 30 216। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 216। हमारे पास टोटल 216 आउटकम बचते हैं, ठीक है। आगे देखो, 4 ऑन द थर्ड थ्रो। ये आउटकम है 4 ऑन द थर्ड थ्रो। मतलब जो हमारे पास ये डाई आई है, इनको जब 3 को फेंकेंगे, इस पे 4 फिक्स हो चुका है। चौथी थ्रो पे क्या आ रहा है? तीसरी थ्रो पे 4 आ रहा है। क्लियर? उसके बाद इसको ई से लिख लो, जैसे लिखा है ई, नीचे वाली घटना को काट लो। एफ क्या है? ये चलो क्वेश्चन में जब दे रखा है तो इसको ए भी लिखना पड़ेगा, तो ए नीचे लिख दो। बी क्या है? 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। 6 ऑन फर्स्ट, 5 ऑन सेकंड। तो ध्यान से देखो, बी इवेंट में पहली थ्रो पे क्या फिक्स हो चुका है? 6। दूसरी थ्रो पे क्या हो चुका है? 5। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अब इंटरसेक्शन की कैलकुलेट कर लो। इंटरसेक्शन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट लिखूं इंटरसेक्शन बी में कितना है? देखो ए क्या है? तीसरी डाई पर जा रहा है। बी क्या है? पहली पे 6, दूसरी पे पहुंचा है। तो इनके बीच का कॉमन क्या होगा? पहली पे 6, दूसरी पे 5 और तीसरी पे 4। भाई तीसरी पे 4 एक तरीके से तो आ सकता है, तीसरी पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। मतलब अगर मैं बी आउटकम में टोटल एलिमेंट देखूंगा तो ये दो तो फिक्स है। टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 6 आएंगे। 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3। ए पे टोटल एलिमेंट कितने आने वाले हैं? बताओ, सोच को बताओ। जो ए सेट है ये टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? टोटल हमारे जो फेवरेबल आउटकम टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे? 4/6। अपॉन में कैसे आ जाएंगे भाई? एक दाने को 3 दाने को एक बार तुमने फेंका। आउटकम क्या होते हैं? जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के फाइनल रिजल्ट बनते हैं कि पहली पे 1 आ गया, दूसरी पे 1 आ गया, तीसरी पे तो 4 ही आना है। फिर फेंका 3 डाई को, तीसरी पे तो 4 ही आना है, पहली पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए। तो इस तरीके से टोटल आउटकम कितने होंगे? 36 सिंपल। ये तो फिक्स हो गया ना, एक ही आ सकता है तो 4 ही आ सकता है। इस पर बदलते बदलते रहेंगे तो 6 गुना 6 परम्यूटेशन का फॉर्मूला। क्लियर है? 36 है। अब इनमें कॉमन कितने हैं? कॉमन तो एक ही होगा, 6 5 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में 1 है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, प्रोबेबिलिटी
1 बटे टोटल पॉसिबल आउटकम 216। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फॉर्मूला में ये भी चाहिए आपको बी। तो बी में टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास 6, ये तो फिक्स है 1 है, यहाँ पर 6 फिक्स हो गया, यहाँ पर 5 फिक्स हो, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर टोटल 6 नंबर अदर उधर भी आ सकते हैं, तो टोटल आउटकम 6। तो फॉर्मूला इंटरसेक्शन भी 1 बटे 216, 6 बटे 216, 1 बटा 6। क्लियर क्लियर। आगे देखिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, a die is thrown twice and the sum of the numbers appearing is observed to be 6। एक डाई को 2 बार उछाला गया, एक डाई को 2 बार उछाला गया, ठीक है। इसमें आप इसको देखो 2 बार उछालने के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका ये, इसके टोटल 36 आउटकम, उसको आप चाहे तो लिख भी सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ये क्या बनेगा 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, लास्ट में 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, ठीक है। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके टोटल आउटकम लिख दिए मैंने। अब क्या है, a die is thrown twice, sum of the number appearing is observed to be 6, ठीक है, and the sum of the number appearing is observed to be 6। ये जो हमने देखा है इसको, तो इसके जो नंबर का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना ऑब्जर्व किया गया 6 आ रहा है। क्लियर है? आगे देखो इसके बाद, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that the number 4 has appeared at least once। हमको बतानी है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहली इवेंट ई क्या हो गई कि जो नंबर आ रहा है 4 वो एक बार आया है, 4 किस पर आया है 4 एट कम से कम एक बार, एटलीस्ट 1, 4 कम से कम एक बार, कम से कम एक बार आया है। एफ क्या है, एफ क्या है, एफ ये है कि जो नंबर आ रहे हैं उनका जो सम है वो कितना है 6 है, ये ऑब्जर्व किया गया। तो ये क्या होगी, घटना घटित हो गई। आई बात समझ में, मतलब पहले नंबर में कुछ भी आया प्लस दूसरे नंबर में कुछ भी, इनका जोड़ कितना है 6 है। इस बार आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन। क्लियर? तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे। एफ क्या है, सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 1 5 6 कितने आउटकम में आ रहा है, 1 2 3 4 5 आउटकम में 6 आ रहा है। टोटल आउटकम कितने 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के घटित होने की संभावना 5/36। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है कॉमन, मतलब जोड़ भी 6 होना चाहिए और उनमें से कम एक क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो जोड़ 6 और 1 4, एक तो ये आ गया, दूसरा 4 2 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कितना 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ 2/36 बटे 5/36, 2/5। क्लियर? आगे तब देखो इसके बाद एग्जांपल 7 में उन्होंने बताया है कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में इक्वली लाइकली इवेंट्स थी, इक्वली लाइकली इवेंट्स। अगर हमारे पास ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जिनमें इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, तब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, कंडीशन देखो क्या दे रखी है,
कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है। और ये जो समझने का तरीका बना रखा है इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसका ट्री डायग्राम बनाते चलेंगे। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, सिक्के को उछालने का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो सिक्के को उछालेंगे, दो आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। क्लियर? आगे फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अच्छा सॉरी, इफ द कॉइन शोज हेड, अगर सिक्का हेड दिखाता है, अगर सिक्का हेड दिखाता है तो उसी अगेन उसको दोबारा उछालेंगे। तो देखो इधर अगर हेड आ गया, इसके सिक्के को दोबारा उछाला तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है, दूसरी बार में टेल भी आ सकता है और हेड भी। तो फाइनल रिजल्ट क्या कहलाता है, आउटकम। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि पहले में हेड, पहली बार में हेड, दूसरी बार में टेल, ऐसा हो सकता है। या फिर पहली बार में हेड, दूसरी बार में हेड। एक आउटकम ये बना एक्सपेरिमेंट का, एक आउटकम ये बना। याद रखो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम कहलाते हैं वो क्या होते हैं, उसके फाइनल रिजल्ट्स होते हैं। क्या क्या फाइनल पॉसिबल रिजल्ट्स है, ठीक। आगे इफ इट शो टेल, यदि पहला सिक्का टेल दिखाता है तो देन थ्रो ए डाई, उसके बाद आपको क्या करना है, एक डाई को फेंकना है। अगर पहला सिक्का टेल दिखाता है तो एक डाई को फेंकना है। डाई को फेंकने के लिए ध्यान से देखो, टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। क्लियर? ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब देखो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो इवेंट ई हो गई, जो डाई है उस पे नंबर जो आएगा वो क्या है, 4 से बड़ा है, ग्रेटर देन 4। ई इवेंट हो गई। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, गिवन क्या है, फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई कि हमारे पास कम से कम एक टेल है। देयर इज एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल, ठीक है। अब आप यहां पर देखो भैया, यहां पर आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों? पहले सिक्के को हेड जब हम उछालेंगे तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आधी आधी, 1/2 है, इसकी भी 1/2। फर्दर 1/2 के बाद इसको फिर से उछाला गया सिक्के को, तो फिर से प्रोबेबिलिटी आधी आधी बढ़ जाएगी। 1/2 भी 2 टुकड़ों में बट गई, कितनी कितनी हो गई, 200 डिवाइड कर लो, 1/4, 1/4। तो हेड के साथ टेल या हेड के साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी लिखी मैंने ये 1/4, 1/4। अब यहाँ पर सिक्के के 2 पहलू नहीं है, यहाँ पर तो डाई फेंकी गई है, तो कितने पहलू हैं, 6 पहलू हैं। तो टेल के साथ 1 आने की प्रोबेबिलिटी, पहले तो टेल आने की तो 1/2, वो प्रोबेबिलिटी कितना बढ़ जा रही है, 6 भागों। तो टेल के साथ 1 आने की प्रोबेबिलिटी 6 से भाग कर लो, 1/12 हो जाएगी। टेल के साथ 2 आने की 1/12, सबकी प्रायिकता 1/12। तो हमारे पास जो फाइनल सैंपल स्पेस आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। क्या सबके सब इक्वली लाइकली हैं? इक्वली लाइकली का मतलब क्या, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं भैया, यहाँ पर इक्वली लाइकली नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने नंबर वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी, वो तो रूल आउट हो गया, उसको तो यूज ही नहीं कर सकते। आपको सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, आपको ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, और तब जाके उनको आपस में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सैंपल स्पेस में लिखते हैं कि ये सैंपल स्पेस ही है, ये कोमा ये तो हमारा सैंपल स्पेस होगी। अब हम अपने फेवरेबल आउटकम लिखते हैं। डाई में जो नंबर है 4 से बड़ा है, इसकी संभावना बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी ई के अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो डाई का नंबर है वो क्या है, 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा नंबर 5, 2 ही आउटकम है क्या, कि टेल आएगा, टेल के बाद 5 आएगा, टेल आएगा, टेल के बाद 6 आएगा। तो पहला आउटकम है t,5 और दूसरा है t,6। 2 ही फेवरेबल आउटकम है, टोटल कितने 8 आउटकम है, 2 हमारे फेवरेबल आउटकम। ठीक है, f क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। अगर मैं f के अंदर के एलिमेंट लिखूं कम से कम 1 टेल, तो देखो टेल आ गया, तो ये सारे के सारे फेवरेबल हो गए। क्या, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5, टेल के साथ 6। उसके बाद
एक ये भी फेवरेबल है, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, हम तो कम से कम एक टेल लेते हैं। आगे बात समझ में, हेड के साथ टेल, ये हो गए हमारे सारे फेवरेबल। आगे बात समझ में, बताओ कंफ्यूजन तो नहीं कुछ। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है, कॉमन निकालो, टेल के साथ 5 टेल के साथ 6 दोनों कॉमन आ गई, टेल के साथ 5 टेल के साथ 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी। यहाँ पर सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो भैया सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ दो। एक्सियोमिक अप्रोच पढ़ी है ना, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग, सबको जोड़ दो, घटना की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। t,5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/12 प्लस t,6 की टेल के साथ 6 आने की संभावना कितनी है, 1/12, कितना हो गया ये 2/12, 1/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ f की प्रोबेबिलिटी निकालो, t के साथ 1 t के साथ 2 t के साथ 3, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है यहाँ तक, t के साथ 6 आने की, सबकी कितनी 1/12 प्लस 1/12, कितनी बार जोड़ रहे हो 6 बार, तो सीधा सीधा लिख दो 6 गुना 1/12 प्लस किसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी ht, ht की प्रोबेबिलिटी ना 1/4, 1/4 क्लियर। ये हो गया आपका, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, ऐसे किस हाँ 2 से काट लो, सॉरी 2 दिया 6 और नीचे क्या जाएगा ये 2 6 12, एलसीएम ले लो इसका, 6 4 24 हो गया एलसीएम इसका, 4 दिया 12 4 6 24 6 कितना बन गया 18/24। अच्छा एक काम करो इसको काट लो, वैसे कैलकुलेशन तुम भी कर लेना, 3 से काट लो ना, 3 2 6, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना बना 4 2 प्लस 1 3/4, 6 दूनी 12 कर लेते पहले है ना। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन चाहे लाए हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6, ठीक है। इधर 3/4 कितना हो गया, 4 ऊपर पहुंच गया, 3 गुणा 6 2 दूनी 4 2 3 6 2/9 क्लियर। ठीक है, फिर इस तरीके से होने सारे क्वेश्चन करके देखो, कोशिश करो इसकी, अगर नेक्स्ट टाइम